यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे जो वेव पैदा होती है उसकी स्पीड को डिस्कस करेंगे, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, क्योंकि आपने स्टैंडिंग वेव्स को आगे डिटेल में पढ़ना है, तो हम स्ट्रिंग के ऊपर स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रिंग पे जो वेव प्रोड्यूस होंगी उनकी स्पीड के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो फर्ज करें कि आपके पास ये एक स्ट्रिंग है जिसको आपने दोनों तरफ से जो है वो बांध दिया है, और इसको जो है वो अप एंड डाउन मूव करने से लेट्स सपोज इसमें ये एक बम क्रिएट हो गया है, ये वेव इसमें प्रोड्यूस हो गई है जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। तो इसकी जो स्पीड है वेव की वो डिपेंड करती है कि आपने इसको जब यहाँ पे बांधा था तो यहाँ पे टेंशन कितनी है, यानी लूज है या टाइट है, ये टेंशन पे डिपेंड करेगी, और दूसरा मीडियम पे डिपेंड करेगी। एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप देखिए, आप एक डोरी लें, उसको आप दोनों तरफ से बांध दें और ज़्यादा टाइट ना करें, लूज रखें, उसको आप वाइब्रेट करवाएं तो आप देखेंगे वो बड़ी स्लो वाइब्रेट कर रही है। अगर आप उसको टाइट करके बांधते हैं और फिर आप उसको दोबारा उतनी ही फोर्स से वाइब्रेट करवाते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप एक मोटी रस्सी लेते हैं और एक बारीक रस्सी लेते हैं, दोनों को सेम जो है वो आप टेंशन प्रोवाइड करें, यानी उनको एक जितना टाइट बांध के तो वाइब्रेट करवाएं, आप नोट करेंगे कि जो बारीक है, जो पतली वाली डोरी है, वो स्पीड से वाइब्रेट करती है और भारी वाली स्लो कर रही है। तो यहाँ पे मीडियम पे डिपेंडेंस, मीडियम रस्सी ही है ना, मीडियम पे डिपेंडेंस का मतलब है कि आपकी जो डोरी है, जो स्ट्रिंग है, वो थिन है या थिक है। ठीक है, और ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। हमारे पास जो फार्मूला स्पीड का है वो है v = √f/m। f यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है, टेंशन है, क्योंकि आपकी बुक में f लिखा हुआ तो हम भी f लिखेंगे, t नहीं लिखेंगे। m यहाँ पर मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है, मैस पर यूनिट लेंथ है, लेकिन बुक में m लिखा हुआ है तो हम इसको m से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर बेटा आप लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं ज़रा इस मैथ पर यूनिट लेंथ को डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, आपने ये फार्मूला पढ़ा, मैथ जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, और अगर हम फर्ज करें कि हमारे पास ये डोरी है, ये स्ट्रिंग है, इसका ये एरिया क्या है πr², इसकी लेंथ है l, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा πr² इंटू l। तो आपके पास मैथ किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी इंटू πr² इंटू l। तो l को इस तरफ आप शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा मैथ ओवर लेंथ = ρ πr²। यानी आप इस m की जगह पे, इस मैथ पर यूनिट लेंथ को हमने क्या कहा हुआ है, m किसके बराबर आ गया, ρ πr²। तो आप फार्मूले को अब यूं लिख सकते हैं, f/ρ πr²। यहाँ पे वही बात हो रही है, ये रेडियस आ गया ना बेटा आपके पास, तो रेडियस अगर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी जो पतली वायर है, जो बारीक वायर है, वो स्पीड से उसके ऊपर जो वेव ट्रैवल करेंगी। ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और भारी वाली जो है जिसका रेडियस ज़्यादा है, जो मोटी वायर है, उसमें स्पीड कम होगी।
तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपने नोट करने थे। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। A string of 5.5 meter length has a mass of 0.035 kg। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी हुई है? 5.5 मीटर और मैस कितना दिया हुआ है? 0.035 kg। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 77 न्यूटन, अगर स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो 77 न्यूटन हो, देन द स्पीड ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग, तो स्पीड ऑफ वेव बताएं तो v का क्या फार्मूला है? F ओवर m। ये m नहीं है बल्कि ये मास पर यूनिट लेंथ है। ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखें 77 ओवर मास पर यूनिट लेंथ। पहले मास लिखेंगे 0.035, नीचे लेंथ लिखेंगे 5.5 होल स्क्वायर रूट। तो ये बेटा ऊपर शिफ्ट कर दें इधर। इसको आप लिखें v इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई बाय 5.5 ओवर 0.035। अब मैं डेसिमल प्लेसेस ख़त्म करने लगा हूँ। ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने में ये ख़त्म करूँगा तो नीचे क्या आएगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करूँगा तो ऊपर 1000 से, 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो एक तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। आपके पास क्या बन गया? ये v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 77 इंटू 5500 हो गया। अब ये ओवर 35। कैंसिलेशन कर लें जो हो रही हैं आपसे। v इज इक्वल टू 77 और ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा जी, क्या आ जाएगा 7 और ये क्या आ जाएगा 1100। तो यहाँ लिख दें 1100 और नीचे 7 इसके साथ होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो v इज इक्वल टू 11 इंटू 1100 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास 110 आंसर आएगा। कट। जी बेटा, तो आंसर जो है वो आपके पास बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड मास 60 kg हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट। आपके पास एक डोरी है जी, उसकी लेंथ कितनी है? 12 मीटर है और उसका मास कितना है जी? 6 kg है। इस डोरी का जो मास है वो 6 kg है। इसको आपने हैंग कर दिया यहाँ पर रिजिड स्पॉट के साथ। A block of mass 2 किलोग्राम is tied to the free end of the rope। यहाँ पर आप 2 kg का एक ब्लॉक जो है वो बांध देते हैं। डोरी का अपना मास कितना था? 6 kg, याद रखिएगा। इसकी लेंथ कितनी थी? 12 मीटर। A transverse pulse of wavelength 0.06 meter is produced at the lower end of the rope। जब आप यहाँ पर इसको बांधते हैं, ये 2 किलोग्राम के मास को यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वेव पैदा होती है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 0.06 मीटर। What is the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope? तो जब यहाँ पर जो पल्स प्रोड्यूस हुई है
ऐसे आप कह लेंगे जो पल्स प्रोड्यूस हुई, ये पल्स चलते चलते जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है जी। आप देखिए आपके पास फार्मूला है v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इस सारे सिनेरियो में स्ट्रिंग तो चेंज नहीं ना हुई, स्ट्रिंग तो वही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, v2 ओवर v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1। और आपके पास जो v है, v क्या होता है जी, v होता है सर f ओवर m। तो आप लिख सकते हैं ना v2 ओवर v1 को क्या लिख सकते हैं, f2 ओवर m2 ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे जी, f1 ओवर m1। स्ट्रिंग सेम है, मैथ तो चेंज नहीं हुआ, तो m1 m2 लिखने की जरूरत तो नहीं है, m ही लिख सकते हैं आप। तो ये आप m लिख सकते हैं, m m के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, m m के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा जी। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, v2 ओवर v1 क्या बनेगा, f2 ओवर f1। यानी हमारे पास जो लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 है वो बेसिकली f2 ओवर f1 है। f क्या होती है, टेंशन। तो यहाँ पर जो टेंशन है उसको हम f1 कह देते हैं, और यहाँ पर जो टेंशन है उसको हम f2 कह देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इसने, इस एंड ने, इसका कलर चेंज करता हूँ पहले, इस एंड ने 2 किलोग्राम जो है वो ब्लॉक को उठाया हुआ है। तो यहाँ पर टेंशन जो है वो कितनी होगी आपके पास, टेंशन आपको पता है कि वेट के बराबर होगी, और उसको आप mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होगी 2g। ठीक है ना, मैस 2 किलोग्राम है तो m की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2g, g को हमने g लिखा रहने दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो टेंशन है वो कैसे होगी, इस पॉइंट ने इस ब्लॉक को भी उठाया हुआ है और इस पूरी रस्सी को भी उठाया हुआ है, यानी यहाँ पर 6 + 2 kg 8 kg का जो है ना वो इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी, 8g। तो आप ये वैल्यूज अब पुट कर दें, आपके पास लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 क्या आता है बेटा, 8g ओवर 2g, g के साथ कैंसिल, 2 4 * 8 और इसका स्क्वायर रूट तो आ गया 2। तो लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 1 आ रहा है, और लैम्डा 2 क्या बन रहा है आपके पास, 2 इंटू लैम्डा 1 कितना था, 0.06 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास चार्ली आंसर आ जाएगा। नोट कर लेना इसको आपने। ठीक है जी, ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्टेटमेंट देख के नहीं डरना, क्वेश्चन बहुत आसान है। A uniform rope of length L and mass m1। अब आपके पास एक जो है वो रस्सी है जी, इसका मैस जो है वो m है और इसकी लेंथ L है। हैंग वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट, इसको आपने यहाँ रिजिड स्पॉट के साथ जो है वो बांध दिया हुआ है, हैंग कर दिया है। A block of mass m2 is attached to the free end of the rope। इसके फ्री एंड पे आपने एक ब्लॉक को बांध दिया जिसका मैस कितना है, m2 है, इसका अपना m1 था डोरी का।
A transverse pulse of wavelength lambda is produced at the lower end of the rope. यहाँ पर जो पल्स प्रोड्यूस होती है उसकी वेवलेंथ कितनी है जी, लैम्डा 1. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2. जब यहाँ पे पहुंचती है तो इसकी वेवलेंथ हो जाती है lambda 2. The ratio of lambda 2 and lambda 1 is lambda 2 over lambda 1 क्या होगी? तो अभी हमने पढ़ा था lambda 2 over lambda 1 क्या होगी, f2 over f1 होगी. ठीक है जी, lambda 2 over lambda 1. तो यहाँ पर जो टेंशन है f2 है, यहाँ पे जो टेंशन है वो f1 है. यहाँ ऊपर इसने दोनों मैसेज को उठाया हुआ है, यानी m1 m2 इंटू जी आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, m2 इंटू जी आ जाएगा. जी जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा. ये रेशियो आ गई बेटा. अब हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जी, जो मेन हमारा टॉपिक था जिसके लिए इतनी लंबी चौड़ी हमने बहस की है. तो अब हम स्ट्रिंग के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को स्टडी करेंगे. तो पहला केस मैं ले रहा हूँ फंडामेंटल मोड और टोन, या आप इसे प्रिंसिपल टोन भी कह सकते हैं और इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं. देखिए बेटा, हार्मोनिक हम बोलते हैं सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज को. ठीक है, और ओवरटोन का भी आपने सुना होगा कि सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन कहते हैं, इसी तरह फोर्थ हार्मोनिक को थर्ड ओवरटोन कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल टोन, फंडामेंटल टोन, ओवरटोन जो बोलते हैं. तो अब हम जो केस पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम फंडामेंटल टोन यानी प्रिंसिपल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक को स्टडी करेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट मोड है, इसमें आप देखें कि ये पॉइंट क्या है, नोड है, ये भी क्या है, नोड है, ये दोनों क्या है, नोड. तो नोड और नोड के दरमियान फासला कितना होता है बेटा, सर लैम्डा बाय 2 होता है. सो अगर स्ट्रिंग की लेंथ L हो तो L किसके बराबर आ गया, लैम्डा बाय 2 के. तो यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2L आएगा. क्लियर. और आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है सर, V ओवर लैम्डा होता है. तो अभी स्ट्रिंग में वेव्स बन रही है ना, तो स्पीड कितनी होगी, अभी इतनी लंबी चौड़ी बहस की है इसके ऊपर, कितनी होगी सर, अंडर रूट f ओवर m. ठीक है, तो बेटा आप क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप इसको लिखें f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1. अब आप v की और लैम्डा 1 की वैल्यूज पुट करें. v किसके बराबर है सर, f ओवर m है. गुड. लैम्डा 1 किसके बराबर है सर, 2L के बराबर है. तो f1 क्या आ गया आपके पास, 1 ओवर 2L इंटू f ओवर m. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई. ठीक है, सो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर, टेंशन के ऊपर और मास पर यूनिट लेंथ पे. ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टेंशन के स्क्वायर रूट के साथ रिलेशन रख रही है, डायरेक्ट मास पर यूनिट लेंथ के साथ, उसके स्क्वायर रूट के थ्रू इनवर्स रिलेशन है और लेंथ के साथ इनवर्स है. याद रहेगा, यहाँ से आप शॉर्ट फार्मूलाज बना के रखेंगे.
F1 over F2 is equal to F1 over F2 in स्क्वायर रूट। यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 over F2 इक्वल टू M2 ओवर M1, और यहाँ से इधर बना देते हैं F1 ओवर F2 क्या हो जाएगा, L2 ओवर L1 हो जाएगा। ठीक है जी। सो इसमें आपको वो कह देते हैं जी कि टेंशन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। ठीक है, या मास पर यूनिट लेंथ उसका आपने हाफ कर दिया है या 4 टाइम डिक्रीज कर दिया तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे क्या आएगी, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और ये जो है इस रिलेशन का यूज़ जो है वो टेक्नीशियन भी करते हैं। जब आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब होता है कोई, जैसा गिटार वगैरह है, तो आप जब उसके पास लेके जाते हैं, किसके पास लेके जाते हैं, जो उसे ठीक करता है, म्यूजिशियन जो होता है, जो एक्सपर्ट म्यूजिशियन होता है ना, टेक्नीशियन भी होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो आपका गिटार है उसकी जो है वो आवाज़ें अजीब अजीब आने लगी, फ्रीक्वेंसी उसकी डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो वो करता क्या है, वो एक स्टैंडर्ड गिटार की फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। ठीक है, अब उसकी फ्रीक्वेंसी और स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी कैसे वो मैच करेगा, वहाँ एक फिनोमिनन यूज़ करते हैं बीट्स के ज़रिए, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। सो यहाँ पे आप कह लें कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करना या कम करना तो कैसे करेगा। नंबर 1 वो उसके पास ऑप्शन है, वो जो स्क्रूज है उनको टाइट करे, यानी टेंशन बढ़ा दे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, या वो क्या करेगा कि वायर की लेंथ चेंज करेगा, उससे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा, या वो वायर ही चेंज कर देगा, यानी मास पर यूनिट लेंथ चेंज कर देगा, उसकी जगह पे थिक या थिन वायर एडजस्ट कर देगा। तो इस तरह से वो म्यूजिशियन जो है वो आपके गिटार को ठीक करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लेके आता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें डिस्कस हमने की थी जब एफएससी का कोर्स पढ़ा था कि जी किस तरह से बीट्स के ज़रिए जो है वो दोनों गिटार की फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सीखना ज़रूरी था कि फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कैसे करते हैं। तो टेंशन को वेरी करके, मास पर यूनिट लेंथ को वेरी करके, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को वेरी करके हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मोड में आपके पास फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू है, ये आपने नोट रखनी है। हम फर्स्ट हार्मोनिक को पढ़ चुके हैं, इसे हम प्रिंसिपल टोन कहते हैं, फंडामेंटल टोन कहते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे